क्या आपने सोचा है कि सबसे अच्छे डॉक्टर और विशेषज्ञ एक्जिमा के लिए आदर्श डाइट के बारे में क्यों नहीं बात करते? यह वीडियो आपको एक सर्जन और गट माइक्रोबायोम विशेषज्ञ के नजरिए से एक्जिमा को शांत करने के लिए बेहतरीन डाइटरी प्रैक्टिसेज के बारे में बताएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास बातें साझा करूंगा जो मैंने पिछले 10 सालों में मरीजों को एक्जिमा मैनेज करने में मदद करते हुए सीखी हैं। अगर आप जिद्दी फ्लेयर अप से जूझ रहे हैं और असरदार समाधान चाहते हैं तो ये टिप्स गेम चेंजर हैं। बने रहिए, आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चारू दसारी हूं, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम असंतुलन से होने वाली सूजन को उलटने पर केंद्रित हैं। पिछले 12 वर्षों में मैंने माइंड गट इम्यूनिटी मेथड को निखारा है, जिसने हजारों मरीजों को दवाओं पर निर्भर हुए बिना ऑटोइम्यून बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं से उबरने में मदद की है। मुझे पता है यह सुनने में हैरान करने वाला है, लेकिन जब आप ऑटोइम्यून सूजन को आंतों के स्वास्थ्य के नजरिए से देखते हैं तो साफ है कि इसकी जड़ में गट माइक्रोबायोम की गड़बड़ी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और असली सफलता की कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या mgclinic.com पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको कुछ व्यावहारिक टिप्स दूंगा जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं और आप हमारे मरीजों की सफलता की कहानियां भी देख सकते हैं, जिनसे आपको अपनी जिंदगी में लागू करने लायक कई जानकारियां मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 2022 की एक स्टडी है जो इम्यून मीडिएटेड त्वचा रोगों में पोषण की भूमिका का विश्लेषण करती है। यहाँ 2024 की एक स्टडी है जो बच्चों में एक्जिमा के लिए पोषण और आहार हस्तक्षेप के प्रभावों का मूल्यांकन करती है, और 2023 की एक अन्य स्टडी है जो गट माइक्रोबायोम और एक्जिमा के बीच संबंध की पड़ताल करती है। तो इस वीडियो में हम एक्जिमा को मैनेज करने के लिए आदर्श डाइट के बारे में जानेंगे। चाहे आप लगातार फ्लेयर अप से जूझ रहे हों या अपनी त्वचा को शांत और साफ रखने की कोशिश कर रहे हों, सही भोजन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप कड़ी दवाइयों से बचना चाहते हैं। सालों से मैंने कई लोगों को उनके एक्जिमा के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से उलटने और सूजन को कम करने में मदद की है, बिना क्रीम या स्टेरॉयड पर निर्भर हुए। लेकिन उनके तरीके को अनंत क्या बनाता है? कई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं कि एक्जिमा ऐसी चीज है जिसके साथ आपको जीना ही पड़ेगा, और वे आपको अस्थायी समाधान देंगे जो असली कारण को नहीं सुलझाते, या फिर वे आपको बहुत तेज दवा देंगे जिसमें कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेरे अपने अनुभव और शोध से मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह की सलाह में से बहुत कुछ असल मुद्दे को नहीं पकड़ पाती। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्जिमा के लिए सबसे बेहतरीन डाइटरी रणनीतियां, आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए और लंबे समय तक त्वचा की सेहत कैसे पाई जाए, ये सब साझा करूंगा। ठीक है, पहला बड़ा बिंदु है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का महत्व। बहुत सारे शोध हैं जो दिखाते हैं कि एक्जिमा को संभालने और ठीक करने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स कितने जरूरी हैं। यहाँ 2021 का एक अध्ययन है जो आंत माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और उनके एक्जिमा के इलाज में आपसी संबंधों पर केंद्रित है। यह 2023 का अध्ययन डर्मेटोलॉजिकल स्थितियों जैसे एक्जिमा के इलाज के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में पॉलीफेनोल्स के उपयोग का विश्लेषण करता है। और यहाँ 2020 का एक अध्ययन है जो क्वेरसेटिन और उसके जैव सक्रिय प्रभावों पर चर्चा करता है, जैसे कि सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और एक्जिमा में घाव भरने की प्रक्रिया। असंख्य अध्ययन दिखाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का त्वचा की सेहत और सूजन पर, खासकर एक्जिमा जैसी स्थितियों में प्रभाव पड़ता है। मैं विज्ञान में घंटों बिता सकता हूं, पर चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि यह क्यों वाकई मायने रखता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली पौधों से प्राप्त यौगिक होते हैं जो फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, और इन्हें सूजन कम करने में असरदार पाया गया है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लावोनॉइड्स और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं जो त्वचा की सेहत में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बात एक्जिमा की आती है तो इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन बढ़ाना आपकी त्वचा की जलन को शांत करने और सूजन को कम करने में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें टर्पीन, फिनोन, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स आदि शामिल हैं। इनमें से हर समूह आपके शरीर की सूजन से लड़ने और स्वस्थ त्वचा बनाए रखने की क्षमता को समर्थन देता है। दुर्भाग्यवश एक्जिमा से पीड़ित कई लोगों में इन आवश्यक यौगिकों की कमी होती है, जिससे त्वचा प्रतिरक्षा तंत्र का संबंध बाधित हो सकता है। लक्ष्य यह है कि आप रोजमर्रा के खाने से अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन अधिकतम और विविध बनाएं, और ऐसा करके आप अपने शरीर को वह साधन देते हैं जिनकी उसे एक्जिमा के मूल कारणों से लड़ने के लिए जरूरत होती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स से कम आहार लेने से आप लगातार सूजन और गंभीर फ्लेयर अप्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर इन यौगिकों से भरपूर आहार आपको प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने में मदद कर सकता है। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि हर भोजन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें और हर भोजन को अपनी त्वचा को अपने पेट के माध्यम से पोषण देने और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने का एक अवसर मानें। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक्जिमा से जूझ रहे हैं, क्योंकि सही भोजन आपके आंत माइक्रोबायोम को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
जो सीधे आपकी त्वचा की सेहत से जुड़ा है। मुख्य बात यह है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे आपको एक्जिमा को प्रभावी ढंग से संभालने का बेहतर मौका मिलता है। अगर आपके आहार में ये यौगिक नहीं है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि एक्जिमा के लक्षण बने रहते हैं। एक संतुलित आंत माइक्रोबायोम त्वचा की सूजन से लड़ने के लिए जरूरी है, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स उस संतुलन को पाने में योगदान देते हैं। दूसरा बिंदु है आपकी पोषण संबंधी जरूरतें और मैक्रोन्यूट्रिएंट की गिनती। पिछले कुछ वर्षों में इंटरमिटेंट फास्टिंग ने सूजन कम करने तरीके के रूप में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उतना कारगर नहीं है जितना बताया जाता है, खासकर जब बात एक्जिमा त्वचा समस्याओं की हो। लंबे समय तक उपवास करना बेअसर है, हानिकारक भी हो सकता है। असल में 2024 की एक हालिया स्टडी से पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियक डेथ का खतरा चौंकाने वाले 91% तक बढ़ जाता है। लोग सचमुच खाना न खाकर अपनी सेहत को खतरे में डाल रही हैं। फिर भी बहुत लोग, यहां तक कि एक्जिमा से जूझ रहे, अब भी मानते हैं कि उपवास सही उपाय है। हाँ, अल्पकाल में भोजन छोड़ना आपको बेहतर महसूस करा सकता है, क्योंकि आप अपनी आंत में मौजूद सूजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को खाना नहीं दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने बीतते हैं, समस्याएं उभरने लगती हैं। आपको मांसपेशियों की कमी, वजन कम होना, थायराइड की गड़बड़ी, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का बढ़ना, नींद में बाधा, पोषक तत्वों की कमी जो ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा करती है और सूजन बढ़ाती है, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे मतली और पेट फूलना जिससे भूख कम होती है, और गंभीर व लगातार थकान हो सकती है। जब ये समस्याएं विकसित हो जाती हैं, तो खाना खाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको भोजन के बाद बहुत अधिक पेट फूलना, गैस बनना, सुस्ती आना और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, और ये लक्षण आपको भविष्य में पर्याप्त भोजन करने से रोक सकते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपका वजन कम है। कम वजन होना, यानी बॉडी मास इंडेक्स 18 या उससे कम होना, विशेष रूप से समस्या पैदा कर सकता है। आप अपनी ऊंचाई और वजन दर्ज करके हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध इस BMI कैलकुलेटर की मदद से आसानी से अपना BMI निकाल सकते हैं। अगर आपका BMI 18 से कम है और आपको एक्जिमा है, तो आप गंभीर खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका BMI केवल 13 था, जो कि बहुत गंभीर स्थिति है। जब आपका BMI कम होता है और आपको एक्जिमा भी है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर कैटाबोलिक अवस्था में है, यानी प्रोटीन को बनाने की बजाय तोड़ रहा है, जिससे आपकी त्वचा के ठीक होने की क्षमता बाधित होती है। अपने गट माइक्रोबायोम को ठीक करने और एक्जिमा के फ्लेयर अप्स को नियंत्रित करने का हल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि पहले सूजन को दूर करना है और फिर संतुलित पोषक आहार बनाए रखना है। कई लोग अपनी स्थिति के लिए सही भोजन खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं और अंत में खाना ही छोड़ देते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब एक्जिमा के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन पता करने की बात आती है, तो आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सूजन को कम करना है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी रोजाना की कैलोरी का लगभग 50% वसा से, 25% कार्बोहाइड्रेट से और 25% प्रोटीन से लें। हालांकि इसे समर्थन देने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं है, लेकिन यह अनुपात मेरे अनुभव पर आधारित है, जिसमें मैंने अनगिनत मरीजों के साथ काम किया है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो कार्ब्स और फैट्स को कम करना और साथ ही प्रोटीन बढ़ाना मददगार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको वजन बढ़ाना है, तो अपनी कुल कैलोरी बढ़ाना और कार्ब्स व फैट्स के बीच बेहतर संतुलन बनाना जरूरी है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से फायदेमंद है। अपनी पोषण व्यवस्था को सही करके आप लंबे समय में अपनी त्वचा की सेहत और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं। आप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन खाते हैं, उनका संतुलन आपके गट माइक्रोबायोम पर गहरा असर डालता है, जो एक्जिमा को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस शुगर, स्टार्च और फाइबर पर पनपते हैं, जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे सिंपल शुगर हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक्जिमा के लक्षण खराब हो सकते हैं। रिफाइंड आटे में पाए जाने वाले प्रोसेस्ड स्टार्च भी यही असर करते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स या रेजिस्टेंट स्टार्च खाते हैं, तो आप फायदेमंद बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, और अगर आप फाइबर लेते हैं, तो आप अच्छे बैक्टीरिया को पनपने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि यह सब जटिल लग सकता है, और आप सोच रहे होंगे, क्यों ना कार्ब्स को छोड़ दें। यहीं पर कार्निवोर डाइट की बात आती है। यह डाइट मूल रूप से मांस पर आधारित है। इसमें फाइबर नहीं होता और इसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं। इस डाइट में आप जानवरों का मांस खाते हैं, जिसमें रेड मीट, व्हाइट मीट, ऑर्गन मीट शामिल है, मछली और सी फूड खाते हैं। यह डाइट कार्ब्स को हटा देती है, जिसमें फाइबर, लैक्टोज, स्टार्च और शुगर शामिल है, जो एक्जिमा के लिए फायदेमंद है। लेकिन कीटो या लो कार्ब डाइट्स के विपरीत,
जिनमें अब भी कुछ समस्याजनक कार्ब्स रह सकते हैं। एक सख्त कार्निवोर डाइट उन्हें पूरी तरह से हटा देती है। अगर आप कार्निवोर डाइट को सख्ती से अपनाते हैं तो आप सभी डेयरी और फाइबर को हटा देंगे, जिससे आपकी आंत में ऐसा माहौल बन जाएगा जहां हानिकारक बैक्टीरिया पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए न तो शुगर, न कार्ब्स, न फाइबर होगा। यह तरीका खास तौर पर तब फायदेमंद हो सकता है जब फ्लेयर अप्स के दौरान सूजन अपने चरम पर हो। लेकिन इसमें एक पेंच है। भले ही कार्निवोर डाइट अल्पकालिक राहत के लिए असरदार हो सकती है, यह हर किसी के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं है। मूल पेलियो डाइट, जिससे कार्निवोर डाइट विकसित हुई, असल में पौधों पर आधारित थी और कभी कभार मांस शामिल होता था, उस फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट के करीब है जिसे मैं एक्जिमा के लिए सुझाता हूं। भले ही कार्निवोर डाइट एक्जिमा की सूजन को फ्लेयर के दौरान कम करने में मदद कर सकती है, पर यह दीर्घकालिक माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। मैंने इस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए। याद रखिए, और भी कई डाइट्स हैं जो कार्ब्स हटाने पर ध्यान देती हैं, पर आपको अपने लिए सही संतुलन ढूंढना है। एक तरीका जिसे कुछ लोग एक्जिमा को मैनेज करने के लिए अपनाते हैं वह है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट, सैड। स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट का उद्देश्य सूजन को कम करना है। इसके लिए वे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हटाते हैं जिन्हें पचाना मुश्किल होता है और जो आंत में किण्वित होकर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और हिस्टामिन उत्पादन का कारण बनते हैं। इस डाइट में कुछ हनुमत खाद्य पदार्थों में मांस, चीज और यहाँ तक कि डेयरी भी शामिल है। आप कुछ खास तरह की सब्जियां और फल भी खा सकते हैं। आप मेवे और बीज, तेल और कुछ खास तेल और वसा भी ले सकते हैं। हालांकि जिन चीजों को छोड़ना है वे हैं अनाज, स्टार्च वाली सब्जियां, शक्कर और मिठास देने वाले पदार्थ। इसके अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड्स और कुछ खास दानों से भी परहेज करना होता है। तो यहाँ का एक मुख्य सिद्धांत है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को सीमित करना, और सैड में जटिल कार्ब्स जैसे डिसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स को हटाया जाता है, जो आंत में असंतुलन और फ्लेयर अप्स का कारण बन सकते हैं। मैंने वास्तव में एक पूरा वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने सैड की तुलना उस फाइटोन्यूट्रिएंट समृद्ध डाइट से की है जिसे मैं एक्जिमा को मैनेज करने के लिए सुझाता हूं। मेरे अनुभव में एक्जिमा के लिए आंत के माइक्रोबायोम की समस्याओं को लक्षित प्रोबायोटिक्स के साथ संबोधित करना और फिर उन्हें विभिन्न प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स से सपोर्ट करना कहीं अधिक प्रभावी है। सैड डाइट में वह सटीकता नहीं है जो जरूरी है और अक्सर इसके परिणाम असंगत होते हैं। अब आइए लो हिस्टामिन डाइट के बारे में बात करते हैं। यह डाइट उन लोगों की मदद कर सकती है जिनका एक्जिमा हिस्टामिन असहिष्णुता के कारण ट्रिगर होता है, जिसमें शरीर को हिस्टामिन को तोड़ने में दिक्कत होती है, जिससे खुजली, पित्ती और त्वचा में सूजन जैसे लक्षण होते हैं। इस डाइट में कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ जैसे ताजे प्रोटीन और कम हिस्टामिन पैदा करने वाली सब्जियां शामिल होती हैं। आप कुछ खास फल और अनाज भी खा सकते हैं। हालांकि इसमें 3 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल नहीं किए जाते हैं। पहला है हाई हिस्टामिन वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि पुराना चीज, प्रोसेस्ड मीट, फर्मेंटेड फूड्स और शराब। दूसरा है हिस्टामिन रिलीज करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, पालक, बैंगन और एवोकाडो। तीसरा, वे खाद्य पदार्थ जिनमें अमाइंस होते हैं जिन्हें बाहर करना जरूरी है, जैसे केले, चॉकलेट और नट्स, जो हिस्टामिन के टूटने की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक्जिमा से पीड़ित लोगों के लिए यह डाइट उन खाद्य पदार्थों से बचने पर केंद्रित है जो हिस्टामिन को शरीर में ला सकते हैं या उसकी रिलीज को ट्रिगर कर सकते हैं। हिस्टामिन अक्सर एक्जिमा के भड़कने में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों का सेवन नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण डाइट है लो हेवी मेटल्स डाइट। पारे, सीसा, आर्सेनिक और निकल जैसे भारी धातुएं शरीर में जमा हो सकती हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन बढ़ाकर एक्जिमा के लक्षणों को और खराब कर सकती हैं। दुर्भाग्यवश आजकल कई खाद्य पदार्थों में भारी धातुएं पाई जाती हैं। अगर आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए खाद्य पदार्थों की तलाश कर रहे हैं तो पत्तेदार सब्जियों, कुछ खास फलों, बीजों और लहसुन के बारे में सोचें जो भारी धातुओं को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकती हैं। चुकंदर भी स्वस्थ लिवर फंक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई जड़ वाली सब्जियों में भारी धातुओं की मात्रा अधिक होती है। जिन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए उनमें हाई मर्करी वाले आइटम्स, गैर ऑर्गेनिक उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड्स, वे जड़ वाली सब्जियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और एल्यूमिनियम युक्त उत्पाद शामिल हैं। यह डाइट शरीर के प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन रास्तों को सपोर्ट करने पर केंद्रित है, जिससे भारी धातुओं के सामान्य स्रोतों के संपर्क को कम किया जा सके। एक्जिमा के मरीज, डिहाइड्रोटिक एक्जिमा और जो पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के प्रति संवेदनशील, इस प्रोटोकॉल को अपनाकर राहत महसूस कर सकते हैं। एक और डाइट जो अक्सर आंत से जुड़ी समस्याओं जैसे एक्जिमा के प्रबंधन के लिए सामने आती, वह लो फॉडमैप डाइट। यह डाइट खास तौर पर कुछ ऐसे फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स को सीमित करने के लिए बनाई गई जो आंत में असुविधा और सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं
और मैं इसे आपके लिए आसान भाषा में समझाता हूँ। अधिकांश प्रोटीन की अनुमति है, लेकिन जब बात सब्जियों और फलों की आती है तो आपको उन्हें इस आधार पर बांटना होता है कि वे लो फॉडमैप है या हाई फॉडमैप। लो फॉडमैप सब्जियां अनुमति है, जैसे गाजर, पालक, तोरी, शिमला मिर्च, और लो फॉडमैप फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, संतरा और कीवी। जहां तक अनाज की बात है तो बिना ग्लूटेन वाले किसी भी अनाज का सेवन संभवतः ठीक रहेगा, और लैक्टोज फ्री डेयरी विकल्प भी अनुमति है। अब जिन चीजों को बाहर रखना है वे सभी हाई फॉडमैप फूड्स हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आम, चेरी। हमारे पास ऐसी सब्जियां भी हैं जैसे लहसुन, प्याज, फूल गोभी और मशरूम, साथ ही दालें और फलियां और डेयरी उत्पाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डाइट की सिफारिशों की तुलना में पहले जिन डाइट्स के बारे में मैंने चर्चा की थी उनमें कुछ असंगति है। आपको गेहूं, जौ और राई से भी बचना चाहिए, साथ ही शहद और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे स्वीटेंड और सोर्बिटोल और मैनिटोल जैसे कृत्रिम स्वीटनर से भी। तो यहाँ तर्क यह है कि FODMAPs छोटे चेन कार्बोहाइड्रेट और शुगर अल्कोहल होते हैं जो छोटी आंत में ठीक से अवशोषित नहीं होते, जिससे किण्वन और पेट की समस्याएं होती हैं। और फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स गेहूं, प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। डाइसैकेराइड्स जैसे लैक्टोज युक्त उत्पाद, मोनोसैकेराइड्स जैसे फ्रुक्टोज से भरपूर सेब और शहद, और पॉलियोज जो शुगर अल्कोहल होते हैं, और चेरी व आलू बुखारे जैसी चीजों में पाए जाते हैं। एक्जिमा के लिए इस डाइट का एलिमिनेशन फेज यह है कि आप 4 से 6 हफ्तों तक सभी हाई फॉडमैप खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से हटा देते हैं, ताकि देखा जा सके कि क्या आपके लक्षणों में राहत मिलती है या नहीं। और फिर एक रीइंट्रोडक्शन फेज आता है जिसमें इन खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे दोबारा शामिल किया जाता है ताकि खास ट्रिगर और सहनशीलता के स्तर की पहचान की जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डाइट्स हैं जो कार्ब्स और फाइबर को सीमित करती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वास्तव में आंत माइक्रोबायोम में सूजन के लिए असरदार है? इनमें से कई डाइट्स की समस्या यह है कि ये सीधे उस जड़ कारण को नहीं पकड़ती जो कि आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी है। मूल रूप से आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करता है, जिससे उसकी अत्यधिक वृद्धि होती है और हानिकारक उपोत्पाद बनते हैं। यह अत्यधिक वृद्धि सीबो और कैंडिडा जैसी स्थितियों में आम है, जिससे हिस्टामीन का स्तर बढ़ता है, सूजनकारी साइटोकाइंस बनते हैं, थकान, पेट फूलना, दिमागी धुंध, सुस्ती जैसे लक्षण होते हैं, जिनके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में चर्चा की है। तो आपके पास एक अस्वस्थ आंत माइक्रोबायोम कार्ब्स, शुगर और फाइबर को पचा रहा है, जिससे सूजन हो रही है। अब तक जिन डाइट्स के बारे में मैंने बात की है वे कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट को तो संबोधित करती हैं, लेकिन समस्या की जड़ आंत माइक्रोबायोम की सेहत को नहीं छूती। लंबी अवधि में यही सबसे महत्वपूर्ण है। असल में ये डाइट्स अस्थायी समाधान है जो असली समस्या को टाल देती हैं। तीसरा बिंदु है कि आदर्श एक्जिमा डाइट माइक्रोबायोम विशिष्ट होनी चाहिए। सिर्फ कार्ब्स से परहेज करना असली समस्या यानी आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी तक नहीं पहुंचता। इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का एकमात्र तरीका है लक्षित फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विशेष प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन का उपयोग। सही फाइटो डाइट बनाना एक रणनीतिक दृष्टिकोण और आंत के काम करने के तरीके की गहरी समझ की मांग करता है। इसी वजह से जब माइंडगत इम्यूनिटी अप्रोच अपनाई जाती है तो हम सटीक प्रोबायोटिक्स के साथ आंत माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने से शुरुआत करते हैं। ये आपके आमतौर पर बाजार में मिलने वाले प्रोबायोटिक्स नहीं है, ये क्लिनिकली प्रमाणित है और खास तौर पर आंत से जुड़ी समस्याओं के लिए बनाए गए हैं। आपको न तो ज्यादा CFU काउंट्स चाहिए, न ही कई तरह के स्ट्रेन्स और न ही रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। आपको बस 4 सटीक स्ट्रेन्स चाहिए जो आंत में एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया नियंत्रण में रहती हैं। इन स्वस्थ कॉलोनियों को बनाए रखने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। ज्यादातर पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। सूजन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ जटिल प्रोटीन सिद्धांत। कुछ प्रोटीन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते जिससे सूजन हो सकती। उदाहरण के लिए कुछ जटिल प्रोटीन फ्लेयर अप्स भड़का सकते। सावधानी बरतना समझदारी, लेकिन इसमें हद से ज्यादा जाना भी आसान है। उदाहरण के लिए वेगन या पूरी तरह से पौधों पर आधारित डाइट ले। हालांकि यह फायदेमंद हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा भी हो सकती है। वेगन डाइट पौधों पर आधारित आहार है जिसमें मांस, डेयरी, चीज और शहद सहित सभी पशु उत्पादों को बाहर रखा जाता है। यह पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखता हूं, बहुत से लोग प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जिससे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है। आपके शरीर को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है
और प्रोटीन आपके रोजाना के आहार का लगभग 25% होना चाहिए। एक और समस्या यह है कि लोग अक्सर वेगन या पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, जो अक्सर अस्वस्थ प्रोसेस्ड सामग्री से भरे होते हैं, जैसे नकली मांस, नकली चीज, नकली डेयरी और हानिकारक रसायनों वाले एडिटिव्स। यह तरीका मेरे क्लाइंट्स को वह परिणाम नहीं देता। एक संतुलित और टिकाऊ तरीका मेडिटेरेनियन डाइट है। मेडिटेरेनियन डाइट भूमध्य सागरीय देशों की पारंपरिक आदतों पर आधारित है। यह डाइट संपूर्ण, बिना प्रोसेस किए खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है, जिसमें पौधों पर आधारित स्वस्थ वसा और लीन प्रोटीन शामिल हैं। मेडिटेरेनियन डाइट की एक सीमा यह है कि एक्जिमा के लिए यह आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स के सेवन को ट्रैक करने का विश्वसनीय तरीका नहीं देती। इसके अलावा आपकी रोजाना की कैलोरी का 50% ओमेगा फैट से आए, जो आंत के माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मेडिटेरेनियन डाइट में कई लाभकारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं, पोषण संबंधी ट्रैकिंग में असंगति के कारण असंतुलन हो सकता है, जो प्रगति में बाधा डालता है। मेरे क्लाइंट्स के लिए हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक और अधिक सटीक तरीका अपनाते हैं। हम हर दिन कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बहुत सावधानी से ट्रैक करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाइट आंत के माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से सहायक हो। इस स्तर की टारगेटिंग ऑटोइम्यून सूजन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और एक्जिमा से दीर्घकालिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अब चौथा सिद्धांत है अपनी व्यक्तिगत खाद्य संवेदनशीलताओं को समझना और ट्रैक करना। एक्जिमा को मैनेज करने के लिए सही डाइट में आपके व्यक्तिगत खाद्य ट्रिगर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। एक्जिमा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर वीडियो है, जिसमें कौन से टेस्ट सबसे प्रभावी है। किसी भी डाइट के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्तिगत खाद्य अरुचि, संवेदनशीलता और एलर्जी को संबोधित करे। इन ट्रिगर्स को ट्रैक करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है फूड डायरी रखना। और मुझे पता है कि यह थोड़ा झंझट वाला लग सकता है, लेकिन हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए यह अनिवार्य है। एक बात याद रखने वाली है कि जब आपको फ्लेयर अप हो रहा होता है, तो लगभग हर खाना समस्या जैसा लग सकता है। हालांकि जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, वैसे वैसे आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को सहन कर सकते हैं जो पहले आपके लिए समस्या थे। इसी वजह से अपनी खाद्य संवेदनशीलताओं की नियमित रूप से निगरानी और अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्थिति सुधरती है, ये बदल सकती है। तो जो तरह तरह के फूड सेंसिटिविटी टेस्ट और एलर्जी टेस्ट उपलब्ध हैं, उनमें से पहला है स्किन प्रिक टेस्ट, जो कि पारंपरिक एलर्जी टेस्ट है। दूसरा है सीरम इकी टेस्ट। आपके पास सीरम इग्जी4 टेस्ट भी है, जो एलर्जी की बजाय संवेदनशीलता की जांच करता है, जैसे कि इकी टेस्ट करता है। और सबसे नया टेस्ट है मीडिएटर रिलीज टेस्ट, जो संवेदनशीलताओं की जांच करता है। मैं अक्सर हमारे क्लाइंट्स के लिए इन नतीजों की समीक्षा करता हूं और उन्हें बताता हूं कि ये निष्कर्ष उनके आहार और समग्र स्वास्थ्य के लिए क्या मायने रखते हैं। अगर आप एक्जिमा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट की व्याख्या में गहराई से रुचि रखते हैं, तो इस विषय पर मेरा एक विस्तृत वीडियो भी है। उसमें मैं विभिन्न प्रकार के टेस्ट, उनके फायदे और नुकसान, और टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा समय कवर करता हूं। उदाहरण के लिए, आमतौर पर फ्लेयर अप के दौरान टेस्ट करवाना आदर्श नहीं होता, क्योंकि उस समय फॉल्स पॉजिटिव्स की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आप अधिक स्थिर स्थिति में होते हैं, तब टेस्ट करवाने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक्जिमा में वास्तव में कौन सी चीजें संवेदनशीलता का कारण बन रही हैं। और आखिरी डाइट जिसका मैं जिक्र करूंगा, वह है ऑटोइम्यून प्रोटोकॉल। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में वे बताते हैं कि आपको अवॉइड रोटेट करना चाहिए, लेकिन यह संवेदनशील खाद्य पदार्थों से बचने या फाइटोन्यूट्रिएंट विविधता बढ़ाने में विशिष्ट नहीं है। यह आंत के माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करता। आदर्श एक्जिमा डाइट के 4 सिद्धांतों का पुनरावलोकन। पहला है ऐसी डाइट जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो। हमें एक्जिमा के लिए फाइटो डाइट पसंद है। दूसरा है पोषण संबंधी आवश्यकताएं, और यहां हम कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तीसरा है कि डाइट को माइक्रोबायोम डिस्फंक्शन से जुड़ी समस्याओं को संबोधित करना चाहिए, यानी यह माइक्रोबायोम विशिष्ट होनी चाहिए। और चौथा, आपको व्यक्तिगत खाद्य संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना चाहिए। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम इन सिद्धांतों के आधार पर हर व्यक्ति के लिए कस्टम प्लान बनाने में काफी समय लगाते हैं। हम कोचिंग प्रदान करते हैं ताकि जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित हो। हम दवाओं पर ध्यान केंद्रित प्रैक्टिस की तुलना में एक्जिमा के लिए बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। हम लोगों को घर से ही अपनी डाइट मैनेज करना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान, फूड गाइड, रेसिपी और ग्रोसरी लिस्ट शामिल है। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप सही प्रकार के प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं,
यह सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि हमारे क्लाइंट कभी भी असमंजस में न रहें और वे कहीं से भी अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। अगर आप एक्जिमा से जूझ रहे हैं और आपने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ पाए हैं जो आपकी मदद करते हैं या कुछ ऐसे जो आपके लक्षणों को और खराब कर देते हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहूंगा। ठीक है, इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। जरूर मेरे अन्य वीडियो देखें जिनमें मैंने अलग अलग डाइन्स की तुलना फाइटोडाइन से की है और देखें कि वे किस तरह से मुकाबला करते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चानू दसारी है, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।